जैसे एज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आ रहा है कि कुछ लोगों के सामने अभी यही क्वेश्चन आने वाला है कि हमारा जो हमारी एलिजिबिलिटी होल्ड कर पाएँगे हम लोग या नहीं कर पाएँगे, हम इसमें फॉर्म भर पाएँगे, नहीं भर पाएँगे। ये ऐसे अनेकों क्वेश्चन्स हैं कि जो कहीं न कहीं हम लोगों से बार-बार, बार-बार कहीं न कहीं ट्रिगर कर रहे हैं हम लोगों को। तो पहले इनका हम जवाब ढूँढेंगे और उसके बाद हम आगे जो अपना सिलेबस है, उसकी रणनीति क्या है, उसको कैसे हमें काम करना है, कैसे उस पे हमें अपने आप को चीज़ों को मेंटेन करना है, उनको समझना है। और नेक्स्ट फिर क्या स्टडी मटेरियल हमारा रहने वाला है, किस तरह से हम उसकी पढ़ाई अपनी जारी रखेंगे, पढ़ाई कंटिन्यू किस तरह से करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट किन-किन बुक्स का हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ जो भी चीज़ें हैं, तो उन पर हम इन शॉर्ट काफ़ी चीज़ों पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि जितना हम मैक्सिमम कर सकते हैं और फिर अपनी जो रणनीति जो हमारी बन जाएगी, तो उसको हम फॉलो करेंगे और कंटिन्यू उस चीज़ को रखेंगे ताकि हम ईज़िली अपने उस एम को पा सकें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप सभी लोग क्या मेरे साथ इस सफ़र में जुड़ने को और चलने को तैयार हैं? तो क्योंकि ये सफ़र ऐसा है कि जो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा ना तो कठिन है, केवल हमें दिखता है ऐसा कि वो कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा-सा मेरे साथ चलना है। बस आप साथ चलते रहिएगा, जितना हम धीरे-धीरे हम लोग चल रहे हैं, बस केवल नॉर्मल वे से साथ चलिए। क्योंकि देखिए आपके पास भी इतना समय नहीं होता है, मेरे पास भी नहीं होता है, जब मैं समय निकाल सकता हूँ, तो आप लोग 100% निकाल लेंगे। और आपकी एनर्जी मुझे एक कार्य करने के लिए एक ताकत देती है, तो आपको भी मैं जब प्रयास करता हुआ दिखूँगा, तो आप भी 100% मुझे उम्मीद है कि आप भी कार्य करते हुए दिखेंगे। तो हम इस सफलता को मिल कर के हासिल करेंगे। तो पहला मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपका विश्वास, आपका अथक प्रयास ही इस सफलता का आधार बनेगा। उसको ही हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए तो इसी कड़ी में हम कंटिन्यू करते हैं अपना जो थोड़ा-सा आज का सेशन जो है। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ और आप लोगों के साथ में कुछ डिस्कस करता हूँ कि जो प्रीवियस 2021 का जो इसका नोटिफ़िकेशन है, उसमें क्या चीज़ें हैं? क्या उसके अंदर क्या क्लैरिटी आ रही है? ताकि हमें थोड़ा-सा एक विश्वास हमारे अंदर जागे कि हम जो सोचे हुए बैठे हैं कि कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है या हमारा ऐज उस फैक्टर को बिलॉन्ग करेगा, नहीं करेगा एंड कि 15 मार्च 2021 जो नोटिफ़िकेशन है, जो कि यूपी टेट की परीक्षा के संबंध में है, इससे थोड़ा-सा समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। विषय जो था उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 एवं आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षाओं के आयोजन हेतु संशोधित अभिलिख नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत। यानी क्या है वो मार्गदर्शी सिद्धांत जो लिए गए हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षाओं यानी जो आने वाली हैं, उनके आयोजन हेतु संशोधित और नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत जो क्या है, क्या डिमांड की गई है, क्या उन्होंने सेवा में महानिदेशक को जो लेटर है, किस तरह से जारी हुआ है और जो आरवी सिंह विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन ने जो जारी किया है, उसके बाद अभी कोई और लेटेस्ट ऐसा कोई भी लेटर नहीं आया है। तो हमारे लिए यही हमारा आधार है, तो इसको लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। यानी जो आने वाली परीक्षाएँ हैं, उनका आयोजन और 2020 की जो परीक्षा थी, उस समय पे जो आयोजन, उनके हिसाब से ये लेकर के आगे चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें था क्या। तो आप विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं प्रॉपर्ली, लेकिन मैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, उस पर मैं फ़ोकस करना चाहूँगा कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। तो चलिए, तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 एवं आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षाओं, आगामी मतलब जो अभी जैसे चल रही हैं या आ रही हैं, उसके बाद कोई अभी संशोधित दिशा निर्देश अभी आए नहीं है। कि आयोजन के लिए संशोधित नवीन दिशा निर्देश, मार्गदर्शी सिद्धांत क्या उसको समझने की कोशिश करते हैं। ये आपका वही जैसे बिल्कुल सीटेट की तरह कि अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम धारा इतने उपधारा इतने के प्रावधानों के अंतर्गत ये सब चीज़ें बिल्कुल सेम एज़ इट इज़ वहीं से उठाई हुई चीज़ें हैं। तो कोई भी चीज़ें अलग नहीं है, इसलिए इसको आप बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाएँ। यदि आप सोचें और पढ़ना चाहते हैं, तो डोंट वरी आपकी इच्छा है, मैं इस नोटिफ़िकेशन को भी आप लोगों को डाल दूँगा ग्रुप पे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। जैसे कि सीटेट में एक नोटिफिकेशन में क्लियर था, उसी तरह से यहाँ भी क्लियर है। एक शिक्षक के रूप में नियुक्ति का पात्र होने हेतु एक व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में टीईटी को शामिल करने का तार्किक आधार इस प्रकार है। बिल्कुल जो सीटेट का नोटिफिकेशन है, उसी को ग्राउंड बनाया गया है। यह भर्ती प्रक्रिया में शिक्षक गुणवत्ता का राष्ट्रीय स्तर और मानक लाएगा। इसी वजह से जोर दिया जा रहा है इस पर। ये शिक्षा संस्थानों एवं इन संस्थानों के शिक्षक और छात्रों को अपने निष्पादन स्तरों में आगे सुधार के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ
संबंधित को सकारात्मक संकेत जाएगा कि सरकार शिक्षक गुणवत्ता पर विशेष जोर दे रही है। इन्हीं को आधार बनाते हुए आज हम लोगों को भी सीटेट की जो परीक्षा है या टेट की जो परीक्षा है, इसको करना पड़ रहा है। इसके लिए बाध्यकारिता हो गई है, इसलिए हम बाध्य हो गए हैं। तो नेक्स्ट, ये संस्थाएं कौन इसको कराएगी, ये सब चीज़ें इस पर डिस्कस हुई हैं। अब इसको थोड़ा यहाँ समझते हैं, ये किस नाम से जाना जाएगा। एक तरह से इसको आप इसका जियो समझ सकते हैं या इसका एक कॉन्स्टिट्यूशन समझ सकते हैं। जैसे कि यूपी सीटेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है पूरा, सेम ये यूपी टेट के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि 2020 के जो टेट था या 2021 में जो आया, तो संशोधन के साथ आया, तो उसके बाद से कोई ऐसा इसका कोई संशोधन या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया है जिसके बिहाफ पे आगे जो परीक्षाएं हैं वो हो रही हैं। इसलिए यदि कोई नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन का भी बेसिक उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है जहां से वो निकलती हैं चीजें। तो इसलिए हम पहले बेस पे काम कर रहे हैं, उसके बाद नोटिफिकेशन एक्सेट्रा और सब चीजों पे काम करेंगे। इसलिए बिल्कुल भी चिंतित ना हो और परेशान ना हो कि आगे क्या होने वाला है, हमारी क्या एलिजिबिलिटी है, अभी सब क्लियर हो जाएंगी। तो इसको क्या माना गया, ये जो जियो है जिसको हम बात कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं, इसको बोला गया, ये मार्गदर्शी सिद्धांत क्या नाम से जाना जाएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी के रूप में जाने जाएंगे। यानी इसको केवल हम क्या पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी, इसका संक्षिप्त नाम है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि 2020, 2021, 2022, यानी ये एक वो चीज है जो केवल और केवल क्लियर कर रही है इसके क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या मार्गदर्शी सिद्धांत हैं, किस तरह से ये काम करेगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या परिभाषाएं हैं, सरकार किसको माना जाएगा, एंड सो ऑन। दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से उसका, सिंपल शब्दों में। यानी यहां बताया गया है कि सरकार क्या है, सरकार से यहां पर मतलब जो होगा, जहां भी सरकार शब्द आएगा उसका मीनिंग ये लिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। यानी ये एक अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, जो लॉ के स्टूडेंट हैं वो बहुत इजीली इस चीज को समझ सकते हैं। मैं ऑलरेडी लॉ का भी स्टूडेंट हूं, मैं इसलिए थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा डीप लेकर के गया हूं यहाँ पर। तो विद्यालय शब्द का प्रयोग यहाँ पर किस तरह से हो रहा होगा, विद्यालय को क्या माना जाएगा, विद्यालय का आशय कोई विद्यालय जहाँ आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार यूपीटीईटी लागू है, वो विद्यालय से संबंध होगा। यूपीटीईटी को यहाँ क्या पढ़ा जाएगा, जहां भी यूपीटीईटी शब्द दिखेगा उसको उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म में समझा जाएगा। शहर परीक्षा एक्सेट्रा को डिफाइन किया गया है। तो ये हमारे लिए एक इसके जो रूल्स हैं, जो इनकी परिभाषाएं हैं संक्षेप में उनको बताया गया है। इस पर भी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं उस पर समझने की कोशिश करूंगा। जैसे यहाँ पर यानी कि SC ST या ओबीसी, यानी का जो आशय क्या माना जाएगा, यानी कि इसका आशय क्या है। जैसे सपोज करिए अन्य पिछड़ा वर्ग का मतलब, जहां पर एक अन्य पिछड़ा वर्ग लिखा हुआ आएगा तो इसका सीधा सा आशय माना जाएगा सरकार द्वारा निर्धारित और विशिष्ट विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग से, यानी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जिनको अन्य पिछड़ा वर्ग में माना गया है या अपने यहाँ पर सूची में मान रखा है, उन्हीं को अन्य पिछड़ा वर्ग में काउंट किया जाएगा। अदर स्टेट्स से जो है उनको आप ओबीसी में नहीं मानेंगे। यानी वो साफ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित और विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़ा वर्ग से ही केवल अन्य पिछड़ा वर्ग का तात्पर्य है, ना कि कहीं अन्य से। ऐसे ही अनुसूचित जाति के लिए, यानी जो सरकार जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश सरकार जो रूल्स बना रही है उनको हम यहाँ पर केवल लागू करने वाले हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसका परीक्षा कराने वाला निकाय कौन सा होगा, कौन इसको परीक्षा कराएगा, ये सब चीजें एकदम क्लियर हैं। और इसकी अवधि क्या होगी, स्वरूप क्या होगा, पूरा इसका कॉन्स्टिट्यूशन है। अब जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो इसी को ग्राउंड बना के तो आते हैं सारे नोटिफिकेशंस, कि मेन हम जड़ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब यहां पर क्या है, इसने क्या बोला गया है इसमें कि परीक्षा की अवधि 2.5 घंटा अर्थात कुल 150 मिनट होगी। समस्त प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। परीक्षा सामान्यतः वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। ये इसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी में साफ करने की कोशिश की है। आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का माध्यम क्या होगा, हम कैसे उसको करेंगे आवेदन को, ये सब चीजें यहाँ पर क्लियर है। लेकिन अब आते हैं पात्रता की बात पर, जो इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसको लेकर के हम भ्रमित हैं या कहीं ना कहीं अनेकों क्वेश्चंस हमारे दिमाग में बार बार गूंज रहे हैं या हम लोग सोच रहे हैं कि ज्यादा फोकस करना है। यूपीटीईटी के में शामिल होने के लिए निम्नलिखित व्यक्ति पात्र हैं। अब आप समझने की कोशिश करना, आपके सारे डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे, एकदम क्लियर। कहीं किसी से भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी
कोई यूट्यूब एक्सेट्रा इधर-उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, मैं उनको आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए। आज के बाद भ्रमित बिल्कुल भी मत होना। मैं ये आपसे कहूँगा कि ये साफ कह रहा है कक्षा 1 से 5 हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में आवेदन के लिए न्यूनतम अर्हता क्या है? अब उसको समझते हैं। पहला नंबर, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण तथा राष्ट्रीय अध्यापक परिषद एनसीटी से मान्यता के उपरांत उत्तर प्रदेश शासन से संबद्धता प्राप्त संस्थान से 2 वर्षीय डीएलएड यानी बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण जो विद्यार्थी हैं वो इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है इसका दूसरा पार्ट? एक तो ये एलिजिबिलिटी आ गई, दूसरी एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए उसको समझते हैं। विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित अब्लिक स्नातक शिक्षा मित्रों का द्विवर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण यानी वो भी एलिजिबल है इसमें। जो बीटीसी जिन शिक्षा मित्रों ने या दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उन्होंने प्राप्त की थी यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन से, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण राष्ट्रीय एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा डी एड अब्लिक भारतीय प्रवास परिषद आरसीआई। इसमें कुछ लोग हो सकता हो, अदरवाइज जरूरी नहीं है कि इससे सब लोगों ने किया हो। शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा यानी डी एड विशेष शिक्षा अंतिम वर्ष में शामिल विद्यार्थी। उसके बाद अगली क्या है इसकी शर्त? स्थापित और यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा प्रास्नातक और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। तो आप आ गए इसमें ये कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक अथवा प्रास्नातक और एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान से शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। यानी कि अब बहुत क्लियर सी बात हो गई है, इसमें साफ कर दिया है इन्होंने कि जो 2021 में जो ये नोटिफिकेशन आया, जो रूल था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमें एलिजिबिलिटी दे रहा है। पेपर 1 to 5 की बात चल रही है अभी, यानी यहां आप एलिजिबल हैं अभी। नेक्स्ट आइए, अभी उसके बाद कोई संशोधन आया ही नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों में न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक अथवा प्रास्नातक शिक्षा शास्त्र में स्नातक जो इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक परिषद मान्यता प्राप्त मानदंड क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो, यानी 45% वाले भी जो इसमें आ गए। उसके बाद और देखिए, विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उत्तर प्रदेश संचालित राष्ट्रीय अध्यापक परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण विशिष्ट बीटीसी। साफ मेंशन कर दिया इसने, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी अपने आप को परेशान करने की जरूरत नहीं है किसी को भी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, यूजीसी से मान्यता प्राप्त अथवा विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक तथा उत्तर प्रदेश में संचालित 2 वर्षीय बीटीसी उर्दू प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले उत्तीर्ण उत्तीर्ण छात्र। उसके बाद आप देखिए कितना, मतलब पूरा कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं गई है। स्नातक अब्लिक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डिप्लोमा इन टीचिंग के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले छात्र स्नातक और अलीगढ़ मुस्लिम से 11/8/1997 के पूर्व के मोइल्लम ए उर्दू उपाधि धारक यानी उर्दू शिक्षक हेतु भी। इसके बाद 50% अंकों के साथ इंटरमीडिएट इसके समकक्ष तथा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक बीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। आप ये देखिए, आपकी सारे, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी ऐसी एलिजिबिलिटी है जो चीजें छोड़ दी गई हैं। वो क्लास 1 to 5 के लिए सारी जो एलिजिबिलिटी है, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी एलिजिबिलिटी को होल्ड करते हैं और हम आराम से उस परीक्षा को दे सकते हैं। पहली क्लियरिटी ये माइंड में हो जानी चाहिए। सेम बिल्कुल 6 to 8 के लिए इसी तरह से सारी एलिजिबिलिटी 2 वर्षीय बीटीसी उत्तीर्ण और ये आपका शिक्षा शास्त्र वाली डिग्री, बीएड वाला डिग्री, ये सब टोटल वही चीजें फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर फिर से यानी 6 to 8 के लिए भी वही चीजें कहीं ना कहीं रिपीट हो रही हैं। 50% अंकों के इंटरमीडिएट, ये समकक्ष बीए बीएससी एक्सेट्रा अंतिम छात्र, ये आप इसको और पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को ये शेयर भी कर दूंगा।
विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से कम 50% अंकों के साथ स्नातक और भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मतलब वर्षीय विशेष शिक्षा में शामिल होने वाले उत्तीर्ण छात्र। ये तो एक चीज आ गई। हम जो एलिजिबिलिटी की बात कर रहे थे, यानी कि एजुकेशन एलिजिबिलिटी, तो उसका था क्वालिफाइंग, क्या हमें क्वालिफाइंग होना चाहिए। तो अब टिप्पणी कुछ बताना भी चाह रहा था कि और भी आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं यहाँ पर। वो क्या बेनिफिट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता हेतु न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% अंकों के छूट अनुमति होगी। यानी ये इस कैटेगरी में जो लोग आएंगे उनको 5% छूट की भी अनुमति दी गई है। यानी 55 50 हो जाएगा, 50 45 हो जाएगा, यानी उसको भी घटा दिया गया। जहां 50% की बात है उसको भी 45% तक वो लोग दे पाएंगे। ये भी छूट है यहाँ पर। और क्या चीजें हैं उसको समझते हैं। दूसरा रूल क्या है यहाँ पे, इस अधिनियम के उद्देश्यों के लिए केवल राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षक शिक्षा में डिप्लोमा डिग्री कोर्स पर विचार होगा। तथापि शिक्षा में डिप्लोमा, डीएड, विशेष शिक्षा, बीएड, विशेष शिक्षा स्थिति में केवल भारतीय पुनर्वास परिषद वो सबको क्लियर कर रहा है किस किसको माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। वो सब चीजें क्लियर है यहाँ पे। एनसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थानों से शिक्षा स्नातक की उपाधि करने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों कक्षा 1 से 5 में नियुक्ति हेतु विचार किए जाने पर प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 माह का एक हेतु पाठ्यक्रम को आवश्यक रूप से पूरा करना होगा। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने बीटीसी के द्वारा या बीटीसी स्पेशल बीटीसी के फॉर्म में वो कर लिया है, वो उसकी एलिजिबिलिटी में हम लोग पढ़ के भी आ चुके हैं। तो ये सब चीजें यदि आप इसको पढ़ें, यानी हम कहीं भी किसी भी रूप से ऐसा नहीं है कि यहां पर हम उसकी एलिजिबिलिटी को होल्ड नहीं कर रहे हैं। सारी चीजें हमारी कहीं ना कहीं हमारे फेवर में है और हम आराम से इस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य हैं। ये दिमाग से निकालते हैं आज से ही कि हम इसमें बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जिनके पास योग्यता नहीं होगी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन हमारे पास तो सब है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, कहीं ना कहीं हम सब लोग इससे जुड़े हुए हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसकी संरचना और विषय वस्तु क्या रहेगी इस पर बात करते हैं। देखिए एक चीज बहुत क्लियर सी बात है, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत से लोगों का मुझसे बार बार प्रश्न आ रहा था कि अभी उस पर ग्रुप पे भी आया था आप लोगों का कि सर इसके लिए एज क्या रहेगी। एज को कहीं मेंशन नहीं किया गया है। एज का कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, ना इसमें था ना उसमें है। ये दिमाग से निकाल दीजिए आप लोग। केवल जब नोटिफिकेशन किसी के लिए आता है, जब टीचिंग एग्जाम के यदि नोटिफिकेशन आता है, इट इज ए एलिजिबिलिटी एग्जाम। इसकी एलिजिबिलिटी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ये कोई सर्विस के लिए एग्जाम नहीं हो रहा है कि हम सर्विस के लिए कि भाई उसमें सर्विस के लिए तो बाउंडेड हो जाता है कि 45 साल तक के हम लेंगे, 50 साल तक के लेंगे। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति एलिजिबिलिटी अटेंड कर सकता है। इसलिए ये बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि इनका पूरा जो नोटिफिकेशन आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, हमने आपको दिखा भी दिया है। कहीं भी एज का क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया गया है। हर एक व्यक्ति जैसे सीटेट में बढ़ सकता था वैसे ही यहां बढ़ सकता है। सारे वही रूल्स और वही तरीके हैं ऑलमोस्ट जो कि प्रीवियस सीटेट के थे। कुछ भी डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी एक सेकंड भी भ्रमित ना हो। तो यदि आपसे कह भी रहा है कि 45 वाला भरेगा, 40 वाला भरेगा, 30 वाला भरेगा, मैं आप लोगों को पहले भी आप लोगों में बहुत से क्वेश्चंस थे, इसलिए मैं सब लोगों क्वेश्चंस को समझता, सुनता, चुप रहता, मैं सोचता कि चलो जब आवश्यकता होगी तब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर मैंने सब पे विचार किया, नोटिफिकेशंस निकाले, उनको स्टडी किया, समझा, तो यही हम फाइंड आउट कर पाए हैं चीजें बहुत क्लियर। कोई भी बिल्कुल इस चीज को लेकर के भ्रमित ना हो कि हमारी एज फैक्टर तो इसको प्रभावित नहीं करेगा, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। ये मैं 100% कह सकता हूं। और यदि करता भी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में कहीं उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं है एज, कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है हम पे। नंबर 2, नोटिफिकेशन इसी को ग्राउंड बना के आते हैं हमेशा। नंबर 2 ये है कि सरकार यदि हमसे चाहती भी है तो वो तो ऑब्वियसली भी हमें कहीं ना कहीं उस चीज के लिए रिलैक्सेशन देगी। तो इसलिए बिल्कुल भी इस सकते में ना रहें कि मैं तो परीक्षा दे ही नहीं सकती हूं या सकता हूं। आप 100% दे सकते हैं। हर व्यक्ति जो सीटेट दे सकता है, जिसने दिया है, वो सभी व्यक्ति यूपी टेट दे सकते हैं। क्लियर?
अभी तो किसी को कोई डाउट नहीं है? बाद में क्वेश्चन भी ले लेंगे आप लोगों के। हाँ, थोड़ा हम आगे और कंटिन्यू करते हैं। तो यूपीटीटी की संरचना और विषय वस्तु बहुत क्लियर है। सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नकारात्मक मार्किंग नहीं होगी। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर ऐसे व्यक्तियों जो कक्षा 1 से 5 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, प्राथमिक स्तर बोला जाएगा उसको। सेकंड पेपर ऐसे व्यक्तियों के लिए होगा जो 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी उच्च प्राथमिक स्तर बोला जाएगा। और ऐसा व्यक्ति जो दोनों स्तरों में कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं, को दोनों पेपर में शामिल होना होगा। यानी जिसको दोनों स्तरों में टीचर बनना है उसको दोनों में शामिल होना होगा, जिसको एक स्तर में बनना है उसको एक स्तर का होना होगा। सपोज करिए आपको 6 से 8 में शिक्षक बनना है, तो आप किसको देंगे? सेकंड वाले को देंगे। जिसको 1 से 5 में शिक्षक बनना है वो 1 से 5 वाले को देगा। और जिसको दोनों में एलिजिबिलिटी रखनी है, दोनों में एलिजिबिलिटी होल्ड करनी है, दोनों में बनना चाहता है, तो वो दोनों देगा। क्लियर मेंशन है। आप किस में बनना चाहते हैं, किस स्तर में आप रहना चाहते हैं, उस स्तर का परीक्षा दीजिए बस। कोई भी इसमें इफ बट किंतु कुछ भी प्रश्न ही नहीं बचता है कि हमें कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है। ये बहुत क्लियर सी बात हो जाती है। अब प्रश्न पत्र और प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए, प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 के लिए परीक्षा की अवधि 2.5 ढाई घंटे होगी, 150 मिनट होगी। संरचना और विषय वस्तु क्या होगी उसकी बहुत साफ क्लियर मेंशन है। विकास एवं शिक्षण विधि 30 क्वेश्चन होंगे, 30 अंक के होंगे। क्लियर। जिसको आप अब इसको आप समझ लें तो समझ लीजिए सब कुछ हो गया, कोई जरूरत नहीं कहीं भागने की भटकने की। जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है उससे बाहर वो कोई नोटिफिकेशन नहीं लाएगा, कभी भी नहीं लाएगा। और उसमें कोई रिवीजन उसके बाद हुआ नहीं है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रथम भाषा हिंदी 30 क्वेश्चन, ओके। द्वितीय भाषा अंग्रेजी अथवा उर्दू, अथवा 30 क्वेश्चन संस्कृत में से कोई एक भाषा, हिंदी उर्दू संस्कृत 30 क्वेश्चन आएंगे। ये भी ओके सब चीजें। गणित 30 क्वेश्चन ओके। पर्यावरण अध्ययन 30 क्वेश्चन, बिल्कुल ऑलमोस्ट वही पैटर्न जो सीटेट का था उसी तरह से लगभग है। बस इसमें कुछ चेंजेज हो जाते हैं जिन पर हम लोग विचार करेंगे, बातचीत करेंगे, उसको समझने की भी कोशिश करेंगे। जैसे उसी तरह से प्रश्नों की प्रकृति और स्तर, बाल विकास शिक्षण विधियों के बारे में प्रश्न 6 से 11 आयु समूह के प्रासंगिक अधिगम और अध्यापन के शैक्षिक मनोविज्ञान पर केंद्रित होंगे। और वे विविध शिक्षार्थियों की विशेषताओं आवश्यकताओं को समझने, शिक्षार्थियों के साथ आपस में परस्पर अंतक्रिया और अधिगम के एक अच्छे फैसिलिटेटर की गुणवत्ता और विशेषताओं पर केंद्रित होंगे। बिल्कुल सेम कहीं ना कहीं सीटेट में था, लेकिन अब मैं यहां पर एक जोड़ दूंगा आपको, मैं वही समझाना चाहता हूं बस क्या डिफरेंस यहां पर पैदा होंगे। जहां पर 6 से 11 आयु वर्ग का ही प्रश्न होगा, उसी हिसाब के प्रश्न होंगे जैसे सीटेट में थे। बट सीटेट में जो क्वेश्चन थे वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड थे। लेकिन यहां पर जो यूपी टेट में जो क्वेश्चंस आएंगे आपके जो आने वाले हैं वो फैक्ट बेस्ड आने वाले हैं, केवल फैक्ट आने वाले हैं। यानी यहां पर अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी, ओनली फैक्ट आएगा। कि जैसे ट्रायल एंड एरर मेथड जो था किसने दिया, थॉर्नडाइक ने। कि जो संगठन विकास का सिद्धांत किसका है, पियाजे का, एंड सो ऑन। उसके विकास के अंदर के जो फैक्टर्स हैं या उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल्स हैं उन पर ये कम क्वेश्चन करता है। तो इसको यदि मैं दूसरे दृष्टिकोण से यदि आपको बताऊं तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इतना टफ नहीं है जितना कि सोचते हैं हम लोग कि सीटेट इजी होगा। हाँ, अंडरस्टैंडिंग बेस है इसलिए हमें ऐसा लगता है कि वो इजी है। ये इसका जो बेस है वो फैक्ट है, फैक्चुअल है, इसलिए ये थोड़ा टफ लगता है। लेकिन जिसका मेमोरी लेवल अच्छा है, जिसकी मेमोरी अच्छी है, यानी जिसको याद करने की क्षमता है जिसके पास में, उसके लिए ये बहुत इजी पेपर है, उससे भी इजी पेपर है। और हम देखेंगे भी। मैम, यस यस, वही मैं कह रहा हूं, बिल्कुल। इसका पेपर लेंथी नहीं होता है, ये हम आपको बता दें। उसका पेपर 60-70 पेजों में आएगा, तो इसका पेपर 20-22 पेजों में आएगा। बड़े लेंथी पेपर, नॉट अंडरस्टैंडिंग, इज ओनली फैक्ट। सीधा क्वेश्चन करेगा कि संगठन विकास सिद्धांत किसने दिया, बस इतना था, एक लाइन में लिख देगा। तो इसमें आपको पढ़ना ही नहीं है ज्यादा, ना समझना है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे।
इसलिए ये आसान भी है, मैं उस पर काम करूँगा और आपके साथ मिलकर काम करूँगा। आप खुद फ़ील करेंगे ये तो और भी आसान लग रहा है आप हमको, ऐसा फ़ील करेंगे आप। अब देखिएगा कोई चीज़ कठिन नहीं होती है, बस हमें शुरुआत करनी होती है उसकी। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं प्रश्न अनुदेशों के माध्यम से समय निपुणताओं पर केंद्रित होंगे। सेम उसी तरह से भाषा सेकंड भाषा फर्स्ट से अलग भाषा होगी। जो भी गलतियां करी हैं हम वो अब नहीं दोहराएंगे। हम अब परीक्षा दे भी चुके हैं और जो नए हमारे शिक्षक साथी हैं उनके लिए भी मैं कहूंगा कि हम लोग आपस में मिलकर जो अपनी पुरानी कमियां हैं उनको हम दूर रखेंगे। जो हमने गलतियां अभी कर दी हैं कुछ चीजों में, तो उस पर हम टाइम टाइम पे दोबारा बीच बीच में कहीं ना कहीं डिस्कस करते भी रहेंगे। तो एक अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध भाषा विकल्पों में से किसी एक भाषा का चुनाव किया जाएगा। आवेदन में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा। बिल्कुल सेम वही चीजें। तब गणित और पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं, समस्या समाधान और क्लास 1 टू 5 के लिए निर्धारित उस विषय के पाठ्यक्रम से भिन्न भिन्न खंडों के विषय में समान रूप से वितरित किए जाएंगे, यानी 1 टू 5। 1 से 5 की अभी बात हो रही है। एम कह रहा है वो सीधे से पेपर 1 के लिए परीक्षा में प्रश्न 1 से 5 तक के लिए बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में निर्धारित विषयों पर आधारित होंगे, यानी कि 1 टू 5 का बेसिक शिक्षा का जो हमारा पाठ्यक्रम है उसी के सिलेबस के बेस्ड होंगे, लेकिन उनका कठिनाई स्तर और संयोजन इंटरमीडिएट स्तर का होगा, जो कि सीटेट भी कह रहा था। बस अंतर इतना है, उसने थोड़ा सा कठिन बनाया है, ये थोड़ा फैक्चुअल बना देता है उनको। वो अंडरस्टैंडिंग बनाता है, ये फैक्चुअल बना देता है। इतना सा अंतर है केवल। और वो मैं आपको 100% आश्वस्त करता हूं, वो ट्रिक्स मैं दूंगा कि ये कैसे फैक्चुअल बनाता है, क्यों क्वेश्चंस को, किस तरह क्वेश्चंस को उठाता है। ये मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँगा, मैं आपको ये दूंगा कि कैसे आप इजीली उसको समझ पाएंगे कि ये किस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। सेम, बिल्कुल सेम 6 टू 8 में आप देखेंगे, बिल्कुल सेम 2.5। जी मैम बोलिए। अभी मैम सब पे डिस्कस करेंगे, आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ रहिए हमारे साथ सब पे। हम इसलिए हम चाहते हैं 1 बाय 1 हम चीजें करें। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप बिल्कुल बेशक मुझसे आप पूछ सकते हैं, नो डाउट। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। तो संरचना विषय वस्तु सभी अनिवार्य है, यानी कि 6 टू 8 की बात कर रहे हैं हम लोग। 30 क्वेश्चन हिंदी भाषा, हिंदी अनिवार्य है। 30 क्वेश्चन सेम हिंदी सेकंड लैंग्वेज हमारा कोई सा एक हो गया, 30 क्वेश्चन। अब यहाँ थोड़ा सा 6 टू 8 में यानी कि ये बदल जाता है, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए गणित विज्ञान आएगा 60 क्वेश्चन। सामाजिक अध्ययन है, सामाजिक विज्ञान 60 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि सेम उसी तरह से। ये मैथ साइंस वाला हो गया, ये आपका एसएसटी वाला पार्ट हो गया। अन्य किसी शिक्षक के लिए के अथवा ख में से कोई भी, इन दोनों में से कोई भी एक हम ले रहे होंगे कहीं। 150 क्वेश्चन, ये हमारा कंप्लीट इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर रहेगा इसका। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों की प्रकृति बिल्कुल सेम जैसे कि वहां पर थी, यानी कि वहां पे 6 से 11 थी, यहाँ पर 11 से 14 थी। सेम उसी तरह से क्वेश्चन का पैटर्न है, भाषा 1, भाषा 2 और गणित विज्ञान, सब उसी पैटर्न पे हम कहीं ना कहीं काम कर रहे होंगे। और इसका जो सिलेबस है, स्ट्रक्चर है, उपयुक्त संरचना के अनुसार कक्षा 1 से 5, 6 से 8 तक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम प्रशिक्षित फर्स्ट में दिए गए हैं। पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है, ये कोई खेल नहीं होता है कि हम लोग उसको बार बार हर हर एक नोटिफिकेशन में बदलते रहेंगे, नहीं। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिलेबस डिसाइड कर दिया जाता है, चाहे वो 6 साल तक परीक्षा होती रहे, 10 साल तक, 20 साल तक, जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन को आप नहीं बदलेंगे तब तक आप सिलेबस को नहीं बदलेंगे। इसलिए निश्चिंत रहिए, जो ऑलरेडी 2021 के इस नोटिफिकेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका था, जहां ये डिफाइन हो चुकी हैं चीजें, जब तक ये रिवाइज नहीं होगा तब तक कोई नोटिफिकेशन में रिवाइज नहीं होगा। हम लोग खुश होते हैं, सोचते हैं सिलेबस आ गया, अब नया सिलेबस, कुछ नया थोड़ी आया है, इसी से उठा करके उसने दिया हुआ है वो नई चीजें, कुछ नहीं है। केवल हर एक नोटिफिकेशन में आप देखिए, आप सीटेट का भी आपने देखा होगा, जो प्रीवियस नोटिफिकेशन थे वही तो नोटिफिकेशन अब क्या आया था, कोई चेंजेस नहीं थे। लेकिन बहुत से लोग क्या सोच रहे थे और कह रहे थे बार बार कि सर पता नहीं आपके तो बहुत चेंज आएगा, आपके तो लोगों कह रहे हैं कि आपके तो पेपर ही बदल जाएगा, आपकी चीजें बदल जाएंगी, आपके कठिन हो जाएगा पेपर, आपके ऐसा होने वाला है, आपके सिलेबस बदल गया है, आपके वो बदल गया है। अरे भाई, जब आप सोचिए, जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं चेंज हुआ, जब उसकी बॉडी चेंज नहीं हुई है जिसपे वो काम कर रहा है पूरा, तो आप कैसे कह सकते हैं कोई चीज चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं चेंज होगी। ये लॉ की लैंग्वेज कहती है, जब तक आप उसके आधार को नहीं बदलेंगे तब तक आप उससे पैदा होने वाली चीजों को कैसे बदल देंगे? इसी पे तो बेस होंगी ना वो सब चीजें। इसलिए बिल्कुल मैं 100% कहता हूं कि बिल्कुल भी भ्रमित मत होइए। कोई कहता भी है ना आपसे
तो कह दीजिए हाँ ठीक है भाई, आप जो भी कह रहे हैं ना ठीक है, हम लेकिन कर लेंगे, हम आप चिंतित मत होइए, हमारे लिए चिंतित मत होइए, हम कर लेंगे अपना कार्य, कैसे करेंगे हम। उसको यदि आपको दिखाना भी चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन दिखाइए, वो दिखाइए, आप उसका पूरा गजट दिखाइए, उसका कॉन्स्टिट्यूशन दिखाइए, उसकी बॉडी दिखाइए कि आप ये देख लें, इसको पढ़ लें, आप समझ जाएंगे। मैं इतना कहूंगा। इसलिए बिल्कुल भी आज से ही भ्रमित होना बंद करेंगे। हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम में रहेगा प्रश्न पत्र हमारा। उसके बाद अहर्ता क्या रहेगी, अहर अंक क्या रहेंगे। सामने वाले अभ्यर्थियों के अंकों का विवरण वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। पूर्णांक 150 में से 90 अंक, 60% और अधिक अंक प्राप्त करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। और जो SC, ST और OBC संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक, विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम आहार अंक 55% रहेंगे, यानी कि 82 अंक पर उसको क्वालिफाई माना जाएगा, जबकि उनको 60 पर माना जाएगा सामान्य वर्ग को। साफ उसने एकदम क्लियर कहा है। और OBC किसको माना जाएगा यहां पर, जो उत्तर प्रदेश सरकार में OBC श्रेणी में हो। ध्यान रखिएगा आप लोग, जाति में किसको माना जाएगा, जो उत्तर प्रदेश सरकार की कैटेगरी को में सूची में माना जाएगा। मतलब यहां रूल्स किसके लगाएंगे, सारे उत्तर प्रदेश सरकार के लगे। ठीक है, इसलिए उसी का नोटिफिकेशन है, उसी के अनुसार ये बनाया गया, उसी के रूल्स यहां पर लगने वाले हैं। अर्हता प्राप्त करने में किसी व्यक्ति का भर्ती रोजगार के लिए अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह नियुक्ति के लिए केवल पात्रता मानदंडों में से एक है। इसलिए इसके लिए एज भी नहीं है, केवल एक पात्रता मानदंडों में से एक है। आगे लगाएंगे ना हम, यदि एज का फैक्टर लगाएंगे तो जब हमें आगे रिक्वायरमेंट होगी कि भाई इतनी एज का हमें चाहिए, तो आप कोई भी परीक्षा दो, कोई दिक्कत ही नहीं है कहीं भी। इसलिए कोई भी टेंशन ना लें इस तरह की। ठीक है, ये और बहुत सी चीजें हैं जिन पर यहाँ पर डिस्कस हुआ है। आप चाहेंगे तो आप इसको पढ़ लेना, भेज भी दूंगा, जो जरूरी है मैं उन पे काम करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आवेदित शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपेक्षित न्यूनतम प्रतिशत अभिलेख अथवा अंकों के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी निम्नलिखित विद्यालयों में नियुक्ति हेतु पात्र होंगे। प्राथमिक स्तर, यानी कि ऐसे विद्यालय जो राज्य सरकार द्वारा संचालित होंगे, निकाय द्वारा संचालित और बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित होंगे, राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त होंगे, एक्सेट्रा। ऐसी उच्च प्राथमिक के लिए, यानी कहाँ आपका ये सर्टिफिकेट एलिजिबिलिटी रखेगा, कहाँ कहाँ आप इसको अप्लाई कर पाएंगे, तब बताया गया है। क्योंकि ये चीजें आपके नोटिफिकेशन में नहीं होंगी, जो आपके यहाँ इसके या बॉडी में दी हुई होती हैं, के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन आता है, आपका आता है। ठीक है, कि इसकी वितरण, वैधता, अवधि कितनी मानी जाएगी, ये सब चीजें जो हैं इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, जो इनको सबको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसकी फीस क्या रहेगी, किस तरह से आप करेंगे, यदि खो जाता है सर्टिफिकेट तो आप कैसे वापस लेंगे, सब चीजें इसमें सब क्लियर हैं। आप चाहें तो उसको सबको आप पढ़ सकते हैं। प्रमाण पत्र खो जाने, नष्ट हो जाने, संशोधन हेतु द्वितीय प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु आपको क्या क्या प्रमाण पत्र देने होंगे, बाई चांस खो जाता है किसी का, सब चीज क्लियर करी है उन्होंने। क्योंकि ये तो पूरा वो है ना आपका एक तरह से गजट है जिस पे काम कर रहा है। परीक्षा केंद्र का निर्धारण कैसे होगा, आयोजन कैसे होगा, इनकी हमें जरूरत है ही नहीं कुछ भी अभी। तो इसके बाद नेक्स्ट हम और आगे बढ़ते हैं। बस आप थोड़ी देर में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं आपको जो चीजें आप नोट कर लीजिए, क्वेश्चन सारे अपने क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हर प्रश्न का आपके का आंसर हम देकर के आगे बढ़ेंगे। हम आगे बढ़ते हैं भी आगे। आपका परिशिष्टि फर्स्ट सिद्धांत के नियम 7.4 का संलग्नक यूपीडीटी पाठ्यक्रम की संरचना और विषय सूची, पेपर फर्स्ट और सेकंड, पेपर फर्स्ट 1 to 5 के लिए प्राथमिक स्तर, पूरा इसका सिलेबस स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है। वो नोटिफिकेशन में यहीं से उठाता है और रख देता है, बस और कुछ नहीं करता है वो। तो इसमें साफ मेंशन किया है आपका सिलेबस पूरा। 30 क्वेश्चन आपके आएंगे बाल विकास शिक्षण विधि से संबंधित, विषय वस्तु क्या होगी उसकी, बाल विकास से कितने आएंगे, किस तरह से आएंगे, सब क्लियर कर रहा है। बाल विकास का अर्थ क्या है, आवश्यकता, क्षेत्र, धारणाएं, अवस्थाएं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सृजनात्मक, क्या कुछ चीजें हैं, कारक, वंशानुक्रम, वातावरण, ये सब जैसे हम लगभग वहां पढ़ के आए हैं, वही चीजें लगभग हम यहाँ पर कहीं ना कहीं
पढ़ रहे होंगे या उनको समझ रहे होंगे। अब यहाँ देखिए बस थोड़ा-सा चीज़ें यहाँ बढ़ाई गई हैं, उसको समझिए कि वो वहाँ नहीं है, वो यहाँ है। सीखने का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। सीखना क्या है? कारक क्या हैं? उसकी टेक्निक्स क्या हैं लर्निंग की? और अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम और अधिगम में उनका महत्व यहाँ पर जोड़ा गया है, जबकि आप सीटेट के पेपर सिलेबस में देखें उसमें थॉर्नडाइक नहीं है, इसलिए यहाँ थॉर्नडाइक आएगा। ये हम पढ़ेंगे अभी, तो डोंट वरी। तो इसलिए वहां हमें जरूरत नहीं थी तो नहीं पढ़ा हमने, बहुत क्लियर कहा था कि मत पढ़िए भाई, बिल्कुल भी मत पढ़िए। यहाँ है तो पढ़ेंगे। बाकी प्रमुख सिद्धांत कक्षा शिक्षण में उनकी व्यवहारिक योग्यता, थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, पावलव का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, का क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, कॉलर का सूज अंतर्दृष्टि सिद्धांत, अजय का सिद्धांत, एगॉट्स की सिद्धांत, ये सिद्धांत यहाँ पर पूछे जाएंगे तो हम इन्हें पढ़ेंगे। वहां पर नहीं पूछे गए तो हमने नहीं पढ़े। वहां 4 की जरूरत थी, हमने 4 पढ़े। जहां 7-8 हो रहे हैं तो 7-8 पढ़ेंगे, लेकिन इसके इतर नहीं जाएंगे। ध्यान रखिएगा, हम सिलेबस को बिल्कुल, यही पढ़ाई होती है, उसको बांधना, कितना हमें पढ़ना है, किस तरह से हमें पढ़ना है। यदि आप ये समझ जाएं सब चीजें तो सिलेबस अपने आप कम हो जाता है, अपने आप छट जाता है। वरना तो हम पता नहीं क्या क्या पढ़ते रहते हैं और लगे रहते हैं हम लोग कि अब ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, ये भी पढ़िए, जो भी हमसे कहता है हम उसी में लग जाते हैं। ध्यान भ्रमित हो जाता है, हमारा कंसंट्रेशन लूज हो जाता है और हम डरना शुरू कर देते हैं, इतना पढ़ना पड़ेगा मुझे। कितने ही हमारे शिक्षक साथी उसमें हिंदी की बड़ी बड़ी बुक्स डाल रहे थे कि 200 300 पेज की, जब उस सीटेट वाले उस ग्रुप में मैं मना करता था लेकिन नहीं मानते थे। तो आप अपने, अब तो आप परीक्षा देके आ चुके, आपने देख लिया होगा कितनी हिंदी पढ़नी पड़ी आपको। क्या कोई जरूरत पड़ी? क्या आपको इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़ी हिंदी में कहीं भी? तो यही चीजें हैं, जहां जरूरत होगी वहां हम पढ़ेंगे। मैं फिर से वही कहता हूं, बहुत आसान है चीजें, उनको बस समझना है हमें। जहां आवश्यकता होगी हमें, सिद्धांत का वक्र क्या है, प्रकार क्या है, पठार क्या है, कारण और निवारण क्या है, मैं सब पे डिस्कस करूंगा। एक भी टॉपिक आपका मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। जैसे वहां हमने डिस्कस करी चीजें मैक्सिमम, जहां भी हम डिस्कस करेंगे तो डोंट वरी कि क्यों और कैसे किसको कितना पढ़ना है, सब पे काम करेंगे हम लोग। शिक्षण की विधाएं क्या हैं, उद्देश्य क्या है शिक्षण का, ये सब चीजें यहाँ पर इस सिलेबस के पार्ट हैं। वन बाय वन हम सबको समझेंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अधिगम और अध्यापन पे, ये भी सब उसी के पार्ट हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब हम भाषा की तरफ बढ़ेंगे। भाषा यहाँ पे कैसे आएगी, यानी हिंदी आएगी तो क्या इसकी विषय वस्तु होगी, इसको समझते हैं। क्योंकि वहां कुछ और था, वहां बहुत सिंपल शब्दों में हिंदी थी, बिल्कुल उसके अनुच्छेद थे और उसका पेडागोजी था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अलग है, यानी अपठित अनुच्छेद आएगा के, हिंदी वर्णमाला आएगी, स्वर और व्यंजन, यस, तो उसको भी पढ़ेंगे। वहां जरूरत नहीं थी तो नहीं पढ़ा। वर्णों के मेल से मात्रिक और अमात्रिक शब्दों की पहचान आएगा तो पढ़ेंगे। वाक्य रचना पढ़ेंगे। ध्वनि के पारंपरिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से से इनके डिफरेंसेस कैसे, हिंदी भाषा की सभी ध्वनियां, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक, चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्त अक्षर, अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, इन, अल्पविराम, अर्धविराम, पूर्णविराम, एक्सेट्रा, विलोम शब्द, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनियों वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के भेद, वचन, लिंग कारक, देशज, तत्सम, तद्भव, शब्दों की पहचान और उनमें अंतर, तुकोक्ति, मुहावरे, संधि, कौन कौन सी संधि हैं, स्वर संधि की सारी संधियां, व्यंजन, विसर्ग, ये यानी कहीं ना कहीं हिंदी का जो सिलेबस यहाँ पर है, वाच्य, समास, अलंकार, कवियों और लेखकों की रचनाएं, जब ये सिलेबस में कह रहा है तो ये सिलेबस में देगा भी। ये बहुत साफ सी बात है। इसलिए बिल्कुल भी इसको लेकर के निसंकोच, बिल्कुल साफ समझ लें कि यदि उसने वो सिलेबस में कहा है तो वो देगा भी। टीटेट में वो कहता नहीं है तो वो उसने देता भी नहीं है। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि आप इसको ये देख करके मत डरिए, इसमें तो समास, अलंकार, वाच्य, संधि, ये वो सिलेबस आ रहा है, इतनी चीजें आ रही हैं। इसलिए मैं फिर कहूंगा, इट इज वेरी वेरी सिंपल। आप इसको ये सोचें कि इतनी बड़ी बुक इतना कैसे पढ़ेंगे हम, नहीं। आपको हम 5 से 6 क्लासेस में ओनली पूरा हिंदी पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। आप थोड़ा विश्वास रखिए,
मैं आपको इतना ईजिएस्ट वे से लेके जाऊँगा। मैं बेशक मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, लेकिन हिंदी को जब आपको साथ में मैं एक एक कहानी की तरह आपके साथ में प्रेज़ेंट करूँगा कि कैसे हिंदी बन रही है, कैसे शब्द बन रहे हैं, क्यों क्लासिफ़ाई हुए हैं, क्यों तत्सम तद्भव बने हैं, क्यों हमारे जो यौगिक शब्द बने हैं, क्यों रूढ़ शब्द बने हैं, क्या आवश्यकता थी, क्यों वचन आया, क्यों लिंग आया, क्यों विशेषण आया, क्यों क्रिया आई, क्या हुआ था, क्यों रिक्वायरमेंट है इनकी। जैसी आप ये चीज़ें समझ लो हिंदी हो गई, कुछ भी नहीं है। इतना ब्यूटीफुल है हिंदी का स्ट्रक्चर जो है, हिंदी का सिस्टम है, बहुत अच्छा है। आप इसको समझेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इन चीज़ों को पढ़ने में। तो मैं फिर से यही कहूँगा, विश्वास रखिए अपने पर भी और अपनी चीज़ों पर समझने पर भी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, भाषा विकास का अध्यापन, अधिगम, अर्जन क्या है, सिद्धांत क्या है, ये भूमिकाएँ, ये तो ऑलमोस्ट लगभग-लगभग वही हैं जो हम उसमें पढ़ के आ चुके हैं, यानी अ, अपना सीटेट वाले पार्ट में। और बाकी और डिस्कस भी करेंगे। नेक्स्ट अनसिन, अब इंग्लिश में समझ लें, अनसिन पैसेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, काइंड ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एक्सेट्रा, टेंस, प्रेजेंट, पास्ट। मेरी आवाज आ रही है सभी को? फॉर्मेशन एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं ये। तो डोंट वरी, इनको लेकर के ये ना सोचें कि भाई कैसे पढ़ेंगे, भाई हमें ना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस छोटा सा एक्टिव पैसिव एंड सिंगुलर एंड प्लूरल एंड जेंडर, खत्म हो गया। सेकंड उर्दू है, तो उर्दू को हम कैसे करेंगे, या संस्कृत है, संस्कृत में, देखिए संस्कृत में भी इसने फिक्स कर दिया, कितना ब्यूटीफुल उसने सिलेबस दिया है। अनुच्छेद, संज्ञाएं, कौन कौन सी संज्ञाएं, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, तीन ये हो गए। उकारांत, इकारांत, रिकारांत, घर, परिवेश, पक्षी, पशु, घरेलू वस्तुओं के संस्कृत नामों से परिचय, सर्वनाम, क्रिया और प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का प्रयोग और अव्यय। इतना सा काम है, इसका भी कुछ भी नहीं है, बड़ा मजा आने वाला है इनको पढ़ने में। हम इसमें क्यों नहीं घुसे थे अभी, क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी, इसलिए हम उसमें नहीं जाना चाहते थे। फिक्स है, आप ये कहेंगे कि इसके भी क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स हैं, यहां यहां से इतने इतने आने ही आने हैं, ये बिल्कुल आप समझ लीजिए कि हर एक तरह का प्रश्न इसका हम फिक्स है, और हम आपको बता देंगे कहां से कौन सा प्रश्न तरह से उठ रहा है। बस ये आप समझ जाइए इसको। तो इसके लिए भी बिल्कुल चिंतित ना हो। सैम, आपका गणित की प्रकृति है, गणित में क्या चीजें हैं, तो गणित में अब के हम जो काम करने वाले हैं, तो एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करने वाले हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा अभी हम क्या उठाएंगे इसमें, वन बाय वन संख्याएं, जोड़ घटाना गुणा भाग, लैसे मैसे, वन बाय वन चैप्टर वाइज हम लेकर के चलेंगे इजिली। और कुछ भी टफ नहीं है, बहुत आसान है। आप एक बार जब शुरुआत करेंगे मेरे साथ, आप जुड़े रहिएगा, बस मैं यही कहूंगा, आपको इतना आसान बना देंगे हम सिलेबस को कि आप खुद कहेंगे कि ये तो कुछ पढ़ना ही नहीं था इतना ज्यादा। इतने और लिमिटेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, लिमिटेड जिसको कहते हैं, जहां 100 होंगे तो हम 10 करने वाले हैं, बस ये ध्यान रखिए। और 10 में से 100% मैं गारंटी दे सकता हूं आपको, सारे क्वेश्चन वहीं से मिलने वाले, इतना मैं आश्वस्त कर सकता हूं आपको, क्योंकि मैं पहले भी इसकी काफी ऑलरेडी दे चुका हूं, मुझे सब पता है कहां से कितना पढ़ना है। क्यों नहीं मैंने आपको अभी कहा था, क्यों नहीं मैं चाहता था कि आपको इसमें उलझाना, बिल्कुल नहीं चाहता था, क्योंकि अभी आप सीटेट में थे, तो आपका ध्यान वहीं केंद्रित रहे। ये हमारे एक उद्देश्य थे केवल। तो सिलेबस को आपने देखा, चीजों को आपने समझा, किस तरह से काम कर रही हैं चीजें, टू एट के लिए हैं, वही आधार है, इस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम आगे आते हैं, बस कि कहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है इसमें 6 to 8 में। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे 60 जो गणित और विज्ञान वाला जो पार्ट है, इसमें थोड़ी सी चीजें 6 to 8 के हिसाब से बढ़ जाती हैं। परिमेय, अपरिमेय, लघुत्तम, घनमूल, वर्गमूल, सब समीकरण, बीज गणितीय, जोड़ घटाना, समीकरण, समीकरण, चतुर्भुज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं है ज्यादा, कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी, ग्राफ, आरेख वारेख, सब चीजें ये उससे बहुत आसान है यदि इस दृष्टिकोण को आप देखें, क्योंकि ये बहुत फैक्चुअल है, बहुत फैक्चुअल है, वहाँ अंडरस्टैंडिंग है। तो ये भी उसी तरह से आसान है, बस थोड़ा सा समझेंगे, देखना क्या बेहतरीन है, ये सब हम आप समझने वाले हैं, हम सब लोग मिलकर के, और आसानी से कर भी पाएंगे इसको। चलिए, ये हम लोगों ने सिलेबस भी देखा, और मैं समझता हूँ
ये मैं भेज भी दूँगा आपको सब चीज़ें, आप उसको देखेंगे, तो आप समझ जाएँगे। तो नोटिफ़िकेशन जो है हमारा है, इसमें इससे ज़्यादा और कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ें नहीं हैं। तो आपके वो हैं कि जनपद कौन से कहाँ-कहाँ पे परीक्षाएँ ऑलरेडी डिसाइडेड हैं कि कहाँ पे परीक्षाएँ वो लेंगे। हर जगह परीक्षा होती है, पूरे 75 के 75 डिस्ट्रिक्टों में सभी जगह परीक्षा का एक कैलेंडर जारी किया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी जो यूपी टेट की जो परीक्षा है, उसका जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे लिए ये केवल इम्पोर्टेंट है, किस-किस दिन बताई गई हैं, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा टाइम भी है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम है, क्योंकि ये वो समय है कि जब कहीं न कहीं प्लीज़ ये माइक जिसका भी है ना, ये ऑफ कर दें। मैं बाय रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि देखिए, अब इसमें ये क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? क्योंकि हमारी ऑलमोस्ट 20 मई से कर जाती हैं, उसके बाद हमारे लिए ऑलमोस्ट ये जुलाई की शुरुआत, ठीक है? तो ये इन्होंने एक डे जो है टेंटेटिव जो डेट है, वो हमें बता दी है कि 2, 3 और 4 जो जुलाई है, उसमें ये परीक्षा हमारी होने वाली है। तो टेंटेटिव डेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी इन्होंने और कुछ भी नहीं बताया है अभी, जो आप देख रहे हैं पूरा सारे चारों तरफ जो आप रूमर देख रहे हैं कि सिलेबस आ गया, कि अब जो ये चीज़ आ गई, इस तरह से जो आप देख रहे हैं ग्रुप पे सब कुछ चीज़ें, वो कुछ नहीं आया है। ओनली केवल एक प्रेस नोट आया है परीक्षा की दिनांक का, केवल परीक्षा की दिनांक का। उससे पहले नोटिफ़िकेशन 1 डेढ़ महीने पहले उसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, मेबी अप्रैल-मई में। अप्रैल-मई के आसपास में इसका नोटिफ़िकेशन अप्रैल में आसपास में आ जाएगा। आपको 20 टू 30 डेज़ आपको भरने के लिए परीक्षा के लिए वो मिलेगा टाइम, उसके बाद 1 महीने बाद लगभग परीक्षा हो जाएगी। तो ये एक सिस्टम है, ये जो अभी देख रहे हैं आप कि ये इतना आ गया, इसका ये सिलेबस हो गया, 30 क्वेश्चन ऐसे-ऐसे के आएँगे, ऐसे-ऐसे जो मैं देख रहा हूँ ग्रुप्स पे, ये कुछ नहीं है। ये जो आपको मैंने अभी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को समझाने की कोशिश की, मैंने बताने की कोशिश की, तब कहीं न कहीं केवल वहाँ से उठा कर के वो चीज़ प्रेज़ेंट की जा रही हैं। इसलिए बिल्कुल भी कहीं भी भ्रमित मत हुआ करिए। जो ऑथेंटिक न्यूज़ है, ऑथेंटिक तरीके हैं, उन पर केवल फ़ोकस करना शुरू करिए और कुछ भी कहीं भी भ्रमित होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बस मैं इतना कहूँगा और बहुत क्लियर शब्दों में कहूँगा कि उतना काम करिए। तो चलिए हम इसी के साथ आज की इस क्लास का समापन करेंगे। यदि आपके जो क्वेश्चन्स हैं, उनको हम लेंगे यहाँ पर। जो भी क्वेश्चन